गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो समझाया था दैट इज मिराज, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर पढ़ा था, जिसमें हमने पहला पढ़ा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, और सेकंड हमने पढ़ा था मिराज। ठीक है, जिसमें मैंने समझाया था कि किस तरीके से आपको वहम होता है कि सामने पानी गिरा हुआ है। थर्ड आता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जिसमें अगर आप डायग्राम को देखें तो यानी कि जो प्रिज्म होते हैं वो उसके अंदर लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो थर्ड जो केस होगा दैट इज टोटल या टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, तो ये केस इसके अंदर होता है। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर क्या है कि एक प्रिज्म आपको गिवन होगा, उस प्रिज्म में तीन तरीके से उस प्रिज्म को आप रख सकते हो। अब तीन तरीके से अगर आप प्रिज्म को रखते हो और लाइट का जो एंटर है वो भी फिर तीन तरीके से इंसिडेंट ऑफ एंगल बन सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बन सकता है। तो कैसे कैसे रख सकते हैं जरा देखेंगे। अगर आप देख रहे हो तो एक प्रिज्म हम रख सकते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिज्म की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्रिज्म के अंदर जो क्रिटिकल एंगल है, यानी प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उसका अगर आप क्रिटिकल एंगल देखोगे तो वो इंसिडेंट एंगल से, मतलब इंसिडेंट एंगल जब लाइट इंसिडेंट होगी अंदर सरफेस पे तो वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। और हर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल आपको गिवन होगा और उसके बेस पे डिसाइड होगा कि जो रे है जो एंटर कर रही है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म देखेंगे तो उसमें मतलब ये मान के चलेंगे कि जो अंदर इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो लेट्स से कि इसमें लाइट एंटर करेगी परपेंडिकुलरली, लाइट ने परपेंडिकुलरली एंटर करा, तो एंटर जब भी परपेंडिकुलरली एंटर करती है तो क्या होती है, कोई भी डेविएशन नहीं होता और रे कैसे चली जाती है, स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे अब ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन ए क्रिटिकल एंगल होगा तो ये क्या हो जाएगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यानी कि केस क्या बन जाएगा ये, और यही कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड रे अगर आप बनाओगे तो ये सेकेंड रे गई, अगेन आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, अगेन इंसिडेंट एंगल बना और ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। क्लियर है? तो रे क्या हो गई, राइट एंगल पे क्या होती है, 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर आपने प्रिज्म को 90 यानी राइट एंगल पे रखा है। ठीक है, दूसरा जो केस है वो है इधर बना देता हूँ। सेकंड केस जो बनेगा इसके अंदर बी डायग्राम जो बनेगा वो है राइट, इस तरीके से रखने को, प्रिज्म को अगर आपने इस तरीके से रख दिया तो ऐसे में अगर रे परपेंडिकुलरली एंटर इंसिडेंट करती है तो वो सीधा चली जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या बनाओगे, एक नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, अगेन ये इंसिडेंट एंगल होगा, अगर ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया और डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो रे क्या हो जाएगी, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अगेन आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये ऑब्जेक्ट ऐसे चला गया, रे कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। यही सेम केस दूसरा बना सकते हो, दूसरा जाएगी तो रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे था तो ऑब्जेक्ट अब कैसे बनेगा, इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इधर भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तभी रिफ्लेक्शन हो रहा है। थर्ड डायग्राम जो इसका बन सकता है वो बन सकता है आप
इस तरीके से रखो तो ठीक है। अगर इस तरीके से रखोगे तो रे आई, या इस तरीके से रख लो, ये रे गई, नॉर्मल ड्रॉ बन गया। तो रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई। ठीक है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये गई। ठीक है, और क्या हुआ, बाहर निकल गई। ठीक है, दूसरी रे अगर आप ऐसे बनाते हो इसके पैरेलल, अगेन नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, ये गई। ठीक है, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये गई। और ये बाहर निकल गई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे था, ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया, इमेज ऐसे हो गई। तो ये 3 केसेस हैं रे डायग्राम के टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के। अगर इसमें किसी को कोई बात नहीं समझ में आई है तो पूछ सकता है। दिव्यांशु, एग्जाम कैसा गया आपका? किसी को गुड, ओके, चलो आज मिलता हूँ तुमसे आके। तो यहाँ पे किसी को डाउट अगर नहीं है तो एक बार यस सर नो डाउट करके बता देंगे, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। कशिश, निशु, चंचल, नो डाउट सर। सर एक बार बता दो, क्या बता दो? सर लाइंस मतलब ये कैसे गए और कैसे आ गई? कैसे गई हो, कैसे आ गई? तो अब बीच, अच्छा अब थे बीच में ना। देखो रे क्या है, रे जाती है तो मतलब रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमने ऑब्जेक्ट ये रख लो या फिर कोई भी 2 रे ले लो जो पैरेलल रेज जा रही है। तो रे के कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना। तो देखो यहाँ पे रे जब परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, क्योंकि इस सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। तो ऐसे जब भी रे परपेंडिकुलर ही इंसिडेंट होती है तो वो सीधा निकल जाती है बिना किसी डेविएशन के, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए था। तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधा निकल गई। अब इस पॉइंट पे जब आई तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल ड्रॉ करेगा, तो ये रेयर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। तो रेयर डेंसर से रेयर की तरफ जब जाएगी तो उसे क्या होना चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होना चाहिए था, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। बट हुआ क्या कि क्योंकि ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, ये केसेस जो हैं वो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, इसका मतलब कि अंदर अगर एक बार लाइट एंटर कर गई तो उससे बाहर नहीं निकलती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। क्यों? अब यहाँ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, डेंसर से रेयर में जा रही है, फिर भी रिफ्लेक्ट हो गई, कोई मिरर तो है नहीं, तो फिर भी रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसका यूज करते हुए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन? पहली से कंडीशन कि डेंसर से रेयर की तरफ रे जानी चाहिए, दूसरी कंडीशन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों इंसिडेंट ये कंडीशन फॉलो हो गई तो रे जो है वो सेम एंगल से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस सरफेस से रे रिफ्लेक्ट हो गया और अगेन इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है तो बाहर निकल गई सीधी। यही सेम कॉन्सेप्ट इस रे का है, ये रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, बाहर निकल गई। ये समझ में आया कशिश? यस सर। सेम केसेस यहाँ पे हैं, रे इंसिडेंट हुई परपेंडिकुलरली, सीधा निकल गई। इस पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल बना जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, टोटल इंटर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का केस है तो इंसिडेंट एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, और जो रे है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई क्या हो रही है कि डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो अंदर ही रिफ्लेक्शन हो गया। अगेन इस सरफेस पे वही कंडीशन फॉलो होगी तो दोबारा रिफ्लेक्शन हो गया और बाहर निकल गया। ठीक है, सेम रे अगर ये नीचे वाली रे के लेके जाओगे तो वो भी इसी तरीके से सेम
रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल जाएगी। समझ में आई बात? Yes, sir. सेम कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे रे पैरेलल गई, पर इस बार देखो, अगर ऊपर वाली रे की बात करता हूँ तो ऊपर वाली रे इस पे इंसिडेंट हुई, बट इस बार नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हुई। इन दोनों केस में क्या हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इसलिए बिना किसी डेविएशन के आगे चली जा रही है। यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हुई, ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी बाहर क्या है, रेयर मीडियम है, प्रिज्म क्या है, डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर की तरफ जब जाता है तो रे क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। तो हमने टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर दिया, तो बैंड किया तो कहाँ मिली, यहाँ पे। फिर इस पॉइंट पे क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये वाली कंडीशन। तो वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, बाहर निकलने के बजाय क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई, बाहर निकल गई। दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ और बाहर निकल गई। ठीक है। सेम नीचे वाली रे का भी है, यहाँ पे आई, नॉर्मल इंसिडेंट नहीं हो रही है। तो नॉर्मल इंसिडेंट नहीं हो रही है, हाँ बोलो। वो लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं गई, यानी कि रे स्ट्रेट क्यों नहीं गई, जैसे बाकी ए और सी में गए, ए और बी में गए हैं? स्ट्रेट क्यों नहीं गई, मतलब अब आप ऐसे इंसिडेंट करवा लो, वो सीधा निकल जाएगी। पर हम केस तो पैरेलल रेज लेके आ रहे हैं ना, ऐसे सामने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी रेज आ रही है, हवा में नहीं उड़ा रहे ना ऑब्जेक्ट को। ओके सर। सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा है, उससे रे आ रही है, तो वो अलग अलग एंगल पे देख रहे हैं ना। कि मान लो देखो, तीनों केस में हमने ऑब्जेक्ट को सेम तरीके से रखा है, बट प्रिज्म के रखने के तरीके को हमने चेंज कर दिया, मतलब प्रिज्म का एंगल चेंज करा है। बाकी रे के आने का पोजीशन तरीका तो सेम ही है ना। ठीक है निशु? हाँ हाँ। तो ये रे आई, यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। फिर यहाँ पे क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। फिर वापस गई, दोबारा रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन हुआ तो अब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। जब भी रे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो ये रहा नॉर्मल, और इसके ये रहा नॉर्मल, और इससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, ये बाहर निकल गई। इस तरीके से यहाँ पे रे निकल गई। ठीक है कशिश? Yes, sir. क्या रिपीट कर दो रचित? तो वही तो रिपीट कर रहा था केसेस रचित। ये रेज आ रही है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होंगी, तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा और वो सीधी चली जाएंगी अंदर। फिर टेंसर से रेयर के केस में क्या होगा कि जो रेज हैं वो यहाँ पे जब ये एंगल ऑफ, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, और रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गई TIR की। तो क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो इधर आ गई। अब यहाँ पे दोबारा नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो क्या हो जाएगा, रे बाहर की तरफ निकल जाएगी। बाहर की तरफ निकलेगी तो इस तरीके से, ऐसी सेकंड रे भी निकल रही है, तो सेकंड रे निकलेगी तो वो भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, सेम फॉलो करते हुए। ये क्लियर है रचित? यस सर। सेम कंडीशन यहाँ पे है, रे आई, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई, कोई डेविएशन नहीं है। इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई, दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई और बाहर निकल गई। सेम तरीके से ये वाली रे आई, कोई डेविएशन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बाहर निकल गई। सेम कंडीशन यहाँ पे रे आई, पर इस बार परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं हो रही है, तो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये रिफ्रैक्ट हो गई, यानी बेंड हो गई रे। अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा और रे बाहर निकल जाएगी। सेम यहाँ पे इस रे के साथ भी हुआ है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड बाहर निकल गई। तो इस तरीके से आपको ये 3 रे डायग्राम याद रखने हैं। तीनों में से किसी का भी एग्जाम पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आया सभी को? रचित क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है, नोट कर लिया सभी ने? अब आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको अच्छे से समझ लिया है, तो अब एक इसी के बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको रब करके क्या कि लेट्स से ये रे डायग्राम है, पर दिखाओगे कैसे? चलो इमेज कैमरा ऑन करके दिखा देना, कोई अगर बना के दिखा दे तो। अब थोड़ा तरीके से बैठा करो, क्योंकि अब मैं कभी भी कैमरा ऑन, क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हो कि अब आपसे क्वेश्चन पूछना बनता है।
ठीक है, तो अब ऑनलाइन का ज्यादा फायदा ना उठाएं। तो रे क्या है, रे इस पे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। लेट से और आगे बना देता हूँ, कोई डेविएशन नहीं हो गई, यहाँ पे इंसिडेंट हो गई और ये एक नॉर्मल बना है, ये आपने नॉर्मल बनाया, और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 45 डिग्री, और इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है वो भी 45 डिग्री, प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है वो भी 45 डिग्री है। तो बताइए ये जो रे आई है ये कैसे जाएगी? डाउनवर्ड चली जाएगी। डाउनवर्ड बना के दिखाओ, कोई मेरे को बना के दिखाओ। देखो अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई बना के दिखा दो मुझे। तो मनीष का आंसर सही है, इसका रे डायग्राम सही है। देखो सिंपल सी बात है, ये जितने भी तो हाँ बोलो। सर 90 पे बनेगा ना, वो दोनों इक्वल है तो। दोनों इक्वल है, अभी सुनो, देखो अब देखो आगे, 90 पे नहीं बनेगा ना। देखो अब दोनों केस में मैंने, हर तीनों केसेस में मैंने क्या बोला कि जब ये अंदर, जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी अंदर वो रिफ्लेक्ट करेगा, वरना क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये कंडीशन है, TIR की कंडीशन है। जब तक कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, तभी ये सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये केस होना है इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब है कि जो रे है वो तभी, जो रे है ये रिफ्लेक्शन होगा, ये जो रे डायग्राम मैंने बनाए हैं इस तरीके से फॉलो करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, जैसे कि एक केस बन गया जिसमें आई जो है इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। तो जब आई क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो ऐसे में कौन सी कंडीशन आती है, लास्ट क्लास याद करो, TIR पढ़ाया था, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो एंगल आई और क्रिटिकल एंगल इक्वल कब होते हैं, कोई मेरे को बताए? सर नॉर्मल से 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री पे बनेगी रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, जब भी क्रिटिकल एंगल की जब डेफिनेशन लिखवाई थी तब मैंने ये समझाया था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री का बनता है उस केस में जो इंसिडेंट एंगल होता है वही क्रिटिकल एंगल होता है। तो इसको उल्टा भी पढ़ा जा सकता है कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा उस केस में रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल की बनेगी, 90 डिग्री की। तो उल्टा भी तो पढ़ा जा सकता है। तो वही चीज हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया है, तो आपकी जो रे है वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि ये आपका 90 डिग्री बन गया। तो जो रे है वो प्रिज्म के सरफेस के साथ चली जाएगी, प्रिज्म के सरफेस के साथ चली जाएगी, ये केस बनेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है, या ऐसे डायग्राम दे देंगे और क्रिटिकल एंगल दे देंगे, फिर आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि ये वाला एंगल दे कितने देंगे। मार्क्स का आता है? ज्यादा 1-2 मार्क्स का तो आता ही है, 1-2 मार्क्स में आ जाता है। तो क्या करेंगे, ये भी इंसिडेंट एंगल भी नहीं देंगे आपको, आपको देंगे ये वाले एंगल, ये वाले एंगल। ठीक है, इसके बेस पे आपको इंसिडेंट एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बेस पे इंसिडेंट एंगल निकालोगे तब जाके, और वो क्रिटिकल एंगल दे देंगे, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि रे कैसे पास होगी। ये सभी को समझ में आया कि जब भी क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा तो उस केस में रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का बनेगा और रे सरफेस के साथ पास हो जाएगी। ठीक है, चलो ये भी हो गया। एक और डायग्राम बनाते हैं, ये केस हो गया, एक ये केस दे दिया आपको, ये इसमें अगेन ये रह गई है और ये नॉर्मल है, इंसिडेंट एंगल आई है। नाउ द केस इज कि इंसिडेंट एंगल आपका 43 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। तो अब मेरे को बताएगा कौन, कौन बताएगा, निशु बताएगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। इस केस में इंसिडेंट एंगल 43 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। सर नहीं तो होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर, क्योंकि आई और IC क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों इक्वल है। इक्वल है, कहाँ इक्वल है, ये तो 43 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये मुझे लगा 45 है सर।
43 डिग्री है। सर TIR के लिए I बड़ा होना चाहिए IC से। मनीष दूसरों को मौका दो। ठीक है। हाँ, तो TIR की कंडीशन याद रखनी है मेनली आपको कि TIR की कंडीशन है I शुड बी ग्रेटर देन IC, यानी कि इंसिडेंट एंगल शुड बी नहीं, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल छोटा हो गया, यहाँ पे आई जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, आईसी से छोटा हो गया, तो TIR नहीं होगा। ठीक है। और ये वाली कंडीशन, यानी कि ये जो वाली कंडीशन है उसके लिए इक्वल होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, मनीष के अलावा कोई और बताएगा, तो होगा क्या रचित? सर रे बाहर चली जाएगी शायद। रे बाहर चली जाएगी, सिंपल सी बात है, रे बाहर चली जाएगी। कैसे चली जाएगी बाहर? कोई रे डायग्राम इसका बना के इसका बना के दिखाओ, चलो अब इसका बना के दिखाओ। जब बोला कि जब आई लेस देन IC है, ये वाला केस हो नहीं सकता और ये वाले केसेस भी नहीं हो सकते, तो एक ही केस बचा कि रे बाहर आएगी। अब रे बाहर आएगी तो रे कैसे आ रही है, डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो रे कैसे बनेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी रे डेंसर से रेयर की तरफ आती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ऐसी जानी चाहिए थी पर ऐसे जाएगी नहीं, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया। समझ में आया रचित? यस सर। कहाँ गलती कर रहे थे, समझ गए? आशीष जी आया समझ में? यस सर। आंसर पूछने के नाम पे शांत हो जाते हो आप, हैं? बना लिया था। वरना चलिए ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने देखा, इसमें आपने देखा कि हमने एंगल्स को, मतलब प्रिज्म को 3 एंगल्स पे रखा है। ठीक है, एक ये है 90 डिग्री पे, इसको हम 180 डिग्री पे कहते हैं, और इसको कितने पे कहेंगे, मतलब ज्यादातर ये 180 और 90 डिग्री का बोला जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और सॉरी, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा सकता है इसका, इन तीनों में से, इसमें से बोलेगा कि आपको वो वाला टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का वो वाला केस बना के दिखाओ जिसमें रे 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, दूसरा आपको केस बोला जा सकता है जिसमें रे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो रे 180 डिग्री पे कैसे हो रही है, ये 180 डिग्री हो गया, यानी वापस आ गई। ठीक है, और जिसमें कोई भी डेविएशन, मतलब किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो ये सीधा चली जा रही है ना, पास हो जा रही है एकदम स्ट्रेट पाथ पे। वो हो रहा है, ऑब्जेक्ट उल्टी हो गई, इमेज उल्टी हो गई, बट सीधा निकल गई, पाथ में कोई चेंज नहीं आया, तो ये वो वाला केस हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये वाले पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, और ये मैंने बता दिया कि कंडीशन कब बनती है। तो आपको ये वहां पे खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बनेगा कि इनमें से बनेगा कि ये वाला बनेगा। ठीक है, ये खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा और उनके आंसर्स भी देने पड़ेंगे। क्लियर है? ओके, अब एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ओवर प्लेन। ठीक है, अच्छा वही वाली बात है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ एनर्जी कम होता है। वहीं पे अगर मिरर में अगर रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो एनर्जी का लॉस कम है या ना के बराबर है। और इमेज फॉर्मेशन जो होता है इसके थ्रू, वो एक तरीके से मल्टीपल नहीं होता है। मिरर के केस में मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन हो सकती हैं, बट प्रिज्म के केस में मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। नाउ द फोर्थ, 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ चुके हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज एंड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर्स। फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इसको अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो कर लिया होगा आप लोगों ने तो ड्रॉ,
ऐसा कुछ पार्ट रहा नहीं है। फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? फाइबर इन द सेंस की एक ट्यूब टाइप की होती है, पतली सी, या आप समझ लो सीख। सीख कहते हैं ना, जैसे सीख का झाड़ू होता है, ऐसे अगर सीख कहें तो वो वाइट कलर की एक सीख होती है, उनको फाइबर कहा जाता है। तो इन सीक्स में से आ, आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि कहा जाता है कि जो नेट है, अगर अपने घरों में नेट आ रहा है, अगर वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रहा है तो स्पीड उसकी ज़्यादा अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं। उसका रीज़न होता है, एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा मतलब कई सारे सिग्नल्स एक ही टाइम पे एक ही फाइबर से भेज सकते हो, ये भी रीज़न होता है। अब होता क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके की होती है, ट्यूब टेप टाइप की। थोड़ा मैं आपको थोड़ा साइज में ज़्यादा दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, ये बहुत पतली होती है, बहुत पतली। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो अंदर का मीडियम होता है ये होता है डेंसर, बाहर रेयरर है। इधर का जो मीडियम होता है वो क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। तो लेट्स से कि एक बार जब इसमें लाइट एंटर कर जाती है, लाइट अगर एक बार एंटर कर गई तो वो अंदर क्या होगा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो हर बार क्या होगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा इसके सरफेस से, और लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती रहेगी। ठीक है, तो ये केस होता है, और ऐसे में लाइट का एनर्जी का कोई लॉस भी नहीं होगा, तो एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफर भी हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जीज यानी लाइट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जीज ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, इसका जब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखना चाहो तो आप लोग अगर मार्केट्स में जाते हो, कभी इंडिया गेट के साइड गए हो, तो वहां पे आपको देखना एक पॉट टाइप होगा, इस तरीके से पॉट होगा, और उसमें इस तरीके से निकले होंगे वाइट कलर की सीख सी निकली होंगी अगर किसी ने देखा हो, और यहाँ पे छोटी सी एलईडी जलती रहती है। तो वो छोटी सी जब एलईडी जलती है तो ये पूरी ना कलरफुल जलती है, ये पूरी कलरफुल होती है। हालांकि इनमें लाइट नहीं जल रही है, लाइट इस वाले पार्ट पे जल रही है, यानी एलईडी इस वाले पार्ट पे जल रही है, पर जो चमक रही होती है लाइट उन सभी में चमक रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर होती हैं और इस तरीके से लाइट उसमें से ट्रेवल कर रही होती है। जब इसमें से लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो ये पूरी लाइट मतलब ब्राइट हो रखी होती है उसी कलर से। ठीक है, किसी ने देखा है ये वाला, मतलब ऐसा कुछ देखा है किसी ने? पहले इधर नॉर्मल लोकल मार्केट में भी मिलते थे अब, पर इंडिया गेट में मिल जाते हैं। इंडिया गेट में भी देखा है मैंने, वैसे तो नहीं। किसी ने नहीं देखा है? ठीक है, अभी तो मेरे पास है भी नहीं कि मैं दिखा दूं, बट होता है। अगर आप कोई ऑप्टिकल फाइबर डेकोरेशन सामान अगर आप सर्च करोगे, अब तो आपके पास यूट्यूब नेट मोबाइल सब है, सर आप देखा सर्च। है। देखा है, रचित ने देखा है। तो सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, दिखेगा वो। उसमें क्या होता है, नीचे एलईडी बल्ब, जो हम नॉर्मल एलईडी बल्ब होती हैं, वो एलईडी बल्ब नीचे नीचे की साइड जल रही होती हैं, बट ये सारी चमक रही होती है, इनमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ये ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चमक रही होती है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर डायग्राम बना लेंगे और लिख लेंगे, द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। The working of optical fiber is based on the phenomena of total internal reflection. नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करेंगे। An optical fiber, an optical fiber is a hair thin. An optical fiber is a hair thin, long strand, hair thin, long strand of quality of glass. No, long hair thin, long strand of quality glass और quartz, और क्वार्ट्स मटेरियल होता है, क्वार्ट्स उसका बना होता है। क्वार्ट्स सराउंडेड बाय अ ग्लास कोटिंग, सराउंडेड बाय अ ग्लास कोटिंग, ग्लास की कोटिंग होती है, ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स।
It is used as guided medium. It is used as guided medium for transmitting an optical signal from one medium to another. From one place to another. ठीक है, कोटिंग का हिसाब जो मैं बता रहा था, जैसे कि अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वो हाई, इस तरीके से ये हाई करते हैं, और ये जो कोटिंग की जाती है ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है। तो इस तरीके से अंदर का जो मीडियम है वो डेंसर हो जाता है, और बाहर का मीडियम क्या हो जाता है, रेयरर हो जाता है। तो ये हो गया लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अंदर का होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये लिख लीजिए, एग्जाम में पूछ अभी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पता नहीं हटा दिया है कि नहीं, बट पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, एज ए लाइट पाइप, एज ए लाइट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एज ए लाइट पाइप, optical fiber are used in medical and optical examination. Optical fibers are used in medical and optical examination. Second, they are used in transmitting and receiving. They are used in transmitting and receiving. They are used in transmitting and receiving electrical signals in telecommunication. They are used in transmitting and receiving electrical signals in telecommunication. Third, they are used for transmitting. They are used for transmitting optical signal and two-dimensional pictures. They are used for transmitting optical signals and two-dimensional pictures. Fourth, in the form of photometric sensors. In the form of photometric sensors, they are used for measuring the blood flow in the heart. In the form of photometric sensors, they are used for measuring the blood flow in the heart. ये ज़्यादातर यूज किया जाता है जब हार्ट सर्जरीज होती हैं, टू चेक द नर्व्स की कौन सी नर्व्स ओपन है, कौन सी नर्व्स ब्लॉक हो रही हैं, तो उस केस में इसका यूज किया जाता है फोटोमेट्रिक सेंसेस का। ठीक है, तो वहाँ पे मेजरिंग ब्लड फ्लो के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये था ऑप्टिकल फाइबर। नाउ अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, otherwise we will proceed to the numericals. Anyone has any doubt? No? नो सर। ओके, तो रिप्लाई कर दिया करो बस, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते, ढीठ हो गए, ढीठ। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, जब इतना हमने पढ़ा है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। मटेरियल का यू हैव गिवन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल दैट इज √3। फाइंड आउट द critical angle. What is the critical angle? So you have the formula for the critical angle and refractive index between the relation, by the relation, so you can easily find out.
चलो इसकी वैल्यू तो निकाल नहीं पाओगे आई गेस। उसको छोड़ो, रहने दो, वो वैल्यूज नहीं निकल पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू आप निकाल लोगे, इसमें आपकी वैल्यू जो आएगी साइन आई सी जो आएगा वो 1/√3 आएगा, तो वैल्यू निकल नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। ये निकालिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। जिसका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्रिटिकल एंगल दे रखा है, दैट इज आई सी, दैट इज 30 डिग्री। तो म्यू इज इक्वल टू होता है 1/sin आई सी। तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin 30। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, एनीवन? हाँ 1/2। 1/2। 1/2। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। ठीक है, तो और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/v। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/v। तो v कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/2। यानी कि क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कितना आ गया, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये आंसर आपका आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे ज़्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आता है, सीधा ही सवाल आता है। The velocity of light in a liquid is 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है लिक्विड में वो है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड इन एयर इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लिक्विड में 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम दिस लिक्विड इनटू एयर, यानी लिक्विड में से एयर में जा रहा है, लिक्विड से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल आपको निकालना है। सर किस में से किस में जा रहा है? लिक्विड से एयर में। सर वैल्यूज क्या गिवन है? वैल्यू है स्पीड इन लिक्विड 1.5 × 10⁸ एंड इन एयर 3 × 10⁸। तो साइन 30 साइन 30 या 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यही इसी को रिवर्स करके ले जाना है। बोल रहा है क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए तो म्यू इज इक्वल होता है 1/sin आई सी। बिना सोचे ये फॉर्मूला लगाना है, म्यू इज इक्वल टू c/v होता है 1/sin आई सी। ठीक है, आई सी की वैल्यू निकालना है, तो साइन आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v × 10⁻⁻c। तो v कितना है 1.5 × 10⁸ और c कितना है 3 × 10⁸। ये 2 टाइम से जाएगा, तो साइन आई सी, तो आई सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कब आएगी, 30 डिग्री पे। जिनके पास मैथ्स नहीं है तो वो सिंपल देख सकते हैं, साइन आई सी की वैल्यू 1/2 आई है,
तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 30 डिग्री। तो आंसर थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार यस सर, डन सर, क्लियर सर लिख दें जरा। नो सर। कोई नो डाउट सर। नहीं है? क्लियर सर। क्लियर है, ओके। आशीष, चंचल, दिव्यांशु, यस सर। सोनिया, सोनिया का रिप्लाई आ गया, ठीक है। तो ये था। इसके बाद हमें लेंसेज के बारे में पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब। फिर लेंसेज का ये केस बच रहा है, फिर आई का बच रहा है, फिर इंस्ट्रूमेंट बचेगा। चलो ठीक है। तो ये समझ लीजिए हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है, हाफ बचा है, ठीक है। हाफ चैप्टर रह गया है, हाफ हो चुका है। तो इसके क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे ही देता हूँ होमवर्क के लिए एनसीईआरटी से। हम्म हम्म। तो क्वेश्चन मैंने शायद 9.1, 9.2 एक्सरसाइज, 9.3, 9.4, हालांकि इसमें एंगल का थोड़ा इशू होगा 9.4 में, बट आप थोड़ा आइडिया से मतलब डायग्राम के बेस पे पहचान लेना। ये अभी हमने किया नहीं है, ये भी नहीं किया। सर 1 2 तो हो गए हैं। 1 2 हो गए ना, तो 3 और 4 कर लेना। और मेरे ख्याल से मैंने 9.8 भी दिया होगा, 9.9 भी दिया होगा पहले, 9.10 भी दिया होगा। सर बस 1 और 2 दिए थे शायद। अच्छा, तो अभी 9.8 इसमें लेंस फॉर्मूला है क्या? अच्छा ये लेंस फॉर्मूला है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहने दो, 9.8 रहने दो, लेंस का है तो माइक्रोस्कोप है। हम्म, हम्म, हम्म। 9.16 इसको करना, 9.16 ये कर चुके हैं हम, एपरेंट डेप्थ के ऊपर है 9.16। बाकी ये लेंस हो गया, अभी रह रहा है। यही करो अभी, अभी तो बाकी रह रहे हैं मेन मेन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में लेंसेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेंस की बात ये बात हो रही है तो सिंपल सी वही बात है, अभी से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि लेंस में जैसे कि मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा कि रियल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज कब बनती है, आपने इसके लिए टेबल बनाई। वही सेम केस आपको लेंस के केस में करना है। लेंस के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अब उल्टा हो जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर के केस में आपके 6 इमेजेस बनती थी जिसमें रियल और वर्चुअल दोनों बन रही हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल बन रही है, जबकि लेंस के केस में उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल बनेगी और कॉनकेव में सिर्फ वर्चुअल बनेगी। तो आपको ये इनकी पोजीशंस और रियल और वर्चुअल कब बनती है ये चीज़ आपको लर्न करनी होगी। तो आप इन चीज़ों को लर्न कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले लर्न करेंगे और इसी के बेस पे हमें फिर लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है। तो वही चीज़ें आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के केस में करेंगे जो हमने रिफ्लेक्शन के केस में किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।